दोस्तों, मैं अधिवक्ता प्रसून शुक्ला। आज हमारे सिविल कोर्ट न्यायालय में अवकाश है, इसलिए आज मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ हूँ और कार्यालय में बैठ के अपने अधिवक्ता साथी श्री विवेक तिवारी से हम आज चर्चा कर रहे हैं कि चेक बाउंस प्रकरण में क्या क्या विधिक प्रावधान है और कैसे न्यायालय से आपको सहायता मिल सकती है। तो आइए इस विषय पर हम श्री विवेक तिवारी जी से चर्चा करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता साथी श्री विवेक तिवारी जी से मिलवाता हूं, जो आपको आज चेक बाउंस में क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उसके क्या प्रावधान हैं, कैसे आपको न्यायालय से रिलीफ मिल सकता है और कैसे परिवाद दायर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको श्री तिवारी जी बताएंगे। तिवारी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सीनियर, आपका भी और सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज न्यायालय में छुट्टी है, अवकाश है जी, इसलिए आप हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं। जी तो तिवारी जी, ये सबसे पहले आप हमको ये बताइए, आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि चेक बाउंस के प्रकरण की संख्या न्यायालय में बढ़ रही है। हाँ। लेकिन इसके बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाती, तो आप हमको बताइए कि चेक बाउंस अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है जी, तो उस पर वो क्या क्या न्यायालय में सहायता पाने के लिए कर सकता है। देखिए वकील साहब, वैसे तो आप मेरे सीनियर हैं और आप मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको है। मैंने अनुरोध किया था कि ये वीडियो आप बनाएं, मतलब आप जानकारी दें। फिर भी जितनी मुझे जानकारी है, अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सुधारेंगे। चेक बाउंस होने के पश्चात जो है, सबसे पहले किसी व्यक्ति को जो पीड़ित पक्ष है, जिसका चेक बाउंस हुआ, जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया था, उसे सबसे पहले किसी अधिवक्ता से मिलना चाहिए, क्योंकि किसी अधिकृत अधिवक्ता के द्वारा जल्दी से जल्दी जो चेक देने वाला है, चेक का जो अदाता है, उसको एक वैधानिक नोटिस, लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। और ये नोटिस चेक बाउंस होने की जब जानकारी मिलती है चेक धारक को, तो उस जानकारी दिनांक के अगले दिनांक से, ध्यान देंगे, जिस दिन उसको जानकारी मिली चेक बाउंस की, तो उस दिन को नहीं जोड़ा जाएगा। उसके अगले दिन से 30 दिन के भीतर उसको एक लीगल नोटिस उस चेक प्रदायकर्ता को देना चाहिए। 30 दिन, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। 30 दिन से एक दिन भी विलम्ब हुआ, 1 घंटे भी विलम्ब हुए वो दिनांक पूरा होने के बाद, तो इसका कोई विधिक उपचार नहीं है। बाकी हर चीज़ों में विलम्ब होने पर विलम्ब माफ़ी की संभावना है, पर यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है, 30 दिन से एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। एक नोटिस देनी चाहिए। नोटिस के बाद फिर नोटिस जब मिल जाती है चेक देने वाले को, प्रदायकर्ता को, तो उसको नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का उसको मोहलत दी जाती है। नोटिस में ही ये नियम है उसको समय दिया जाता है, मोहलत दी जाती है कि 15 दिन के अंदर वो चेक की राशि इनको नोटिस देने वाले को, पक्षकार को प्रदान करके मामला सुलझा लें। 16वें दिन से फिर इसका कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है और 16वें दिन के बाद फिर से 30 दिन का समय मिलता है हमको। उस 30 दिन के भीतर हम माननीय न्यायालय के समक्ष, संबंधित न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में हो, वहाँ हम परिवाद दायर कर सकते हैं। जी, ये बताइए तिवारी जी, ये जो चेक बाउंस का प्रकरण है जी, ये आपराधिक प्रकरण माना जाता है कि सिविल प्रकरण माना जाता है? जी, ये दोनों में की श्रेणी में आता है। ये सिविल नेचर का है, लेकिन इसकी कार्रवाई जो है आपराधिक प्रकरण के रूप में की जाती है। अच्छा, ये बताइए, जो 138 का प्रावधान है पराक्रम अधिनियम के अंतर्गत, जी, उसके अंतर्गत परिवाद दायर किया जाता है। जी, इसमें क्या सज़ा के भी प्रावधान है? जी हाँ, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। कितने सज़ा का अधिकतम है इसमें प्रावधान? इसमें सज़ा, देखिए, सज़ा के तौर पर चेक राशि की दुगनी राशि भी हो सकती है और 2 से 3 साल का इसमें कारावास की सज़ा का प्रावधान। कारावास की सज़ा है। वो न्यायालय के विवेक पर और प्रकरण के गुण दोष पर निर्भर करता है। जी जी, ये जैसे कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से उधार लिया जी, या रकम का चलाव किया जी, और उसके बाद में उसने चेक दे दिया उसको, जी, तो आप ये बताइए वकील साहब कि ये चेक जो है कितने दिन के अंदर में बैंक में हमको लगाना चाहिए?
देखिए, जिस दिनांक को चेक दिया गया है उसमें चेक में ही लिखा रहता है। सभी बैंकों में अलग अलग रहता है। पहले 3 महीने वैलिडिटी थी, आजकल किसी किसी बैंक में वैलिडिटी कम लिखी रहती है। तो चेक में ही अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी कोने में लिखा रहता है कि इतने दिनों तक ये वैलिड है करके। जी जी। नॉर्मली 3 महीने तक के वैलिडिटी रहती है किसी अकाउंट पे चेक की। जी जी। तो ये चेक में लिखा रहता है। चेक में लिखा रहता है, जी। उतने दिन के अंदर में हमको लगाना रहता है हाँ, चेक। और अब अगर हमारे पास चेक आ गया है तो जैसे ही हम विलम्ब ना करें, संबंधित बैंक में भी जाके हम पूछताछ कर सकते हैं कि भाई ये हमको समय मांगा जा रहा है चेक देने वाले की तरफ से, तो कितने दिन तक ये चेक वैलिड है। जैसे जिसके नाम से चेक जारी किया गया है जी। वो व्यक्ति मान लो उपलब्ध नहीं है या कहीं बाहर चला गया है या किसी भी कारण से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना हाँ। परिवार दायर नहीं कर पाता है, तो ये बताइए वकील साहब, क्या उसके बिहाफ में जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, तो वो क्या परिवार दायर कर सकता है मुख्तियारनामा के आधार पर? अच्छा प्रश्न था सीनियर। चूँकि ये क्रिमिनल नेचर का प्रकरण होता है, फिर भी इसमें ये प्रावधान है, विधिक प्रावधान है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो परिवाद दायर कर सकता है, कंप्लेंट केस कर सकता है ये, लेकिन वो अपने नाम से नहीं कर सकता। जिसके नाम से चेक इशू हुआ है जी। उसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जी। परिवाद दायर कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है। ये बताइए कि चेक जारी करने वाला जी सीनियर। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रकरण में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सीनियर, चेक जारी करने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें प्रकरण धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का भी प्रकरण है और इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, इसका एक उपचार ज़रूर है कि जो पीड़ित पक्ष है वो रिकवरी सूट ला सकता है, मतलब जो सिविल नेचर का है, सिविल रिकवरी सूट एक ला सकता है उसमें, और ये बहुत अच्छा उपचार है। इसमें केवल कोर्ट फीस लगती है, लेकिन ये बहुत सटीक उपचार है। ये बताइए वकील साहब जी कि जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है जी। उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके जो विधिक वारिसान हैं वो प्रकरण को जारी रख सकते हैं, और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे न्याय दृष्टांत हैं और कानून भी है। धारा मतलब पराक्रम अधिनियम के तहत कानून भी है, तो विधिक वारिसान उसके अपने प्रकरण को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ये बताइए वकील साहब, जैसे जिसके नाम से चेक जारी हुआ है, जी। जब परिवाद पत्र दाखिल होता है तो जी डिग्री मिलती है या जो निर्णय होता है वो जिसके पक्ष में चेक दिया गया है उसके पक्ष में होता है। जी। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके वारिसान के नाम से फिर कैसे निर्णय या डिग्री होगा, ये बताइए। ये उसके वारिसान के नाम से डिग्री होगी, क्योंकि ये इनको साबित करना पड़ेगा कि हम जो चेक धारक है उसके हम विधिक वारिसान हैं, तो ये प्रकरण में वो पक्षकार बन सकते हैं। हैं। ना तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तिवारी जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर और बहुत अच्छे तरीके से और सामान्य भाषा में हमें इतना अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे और कुछ नए विषय को लेकर, जी, है ना। आप ये बताइए, हर छुट्टी के दिन आप अपने ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं? हाँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ छुट्टियों के दिन। छुट्टियों के दिन, क्योंकि अभी न्यायालय जो है 4 दिन का अवकाश है। 4 दिन। आज सैटरडे, कल संडे, हाँ। फिर मंडे और ट्यूसडे, मंडे शायद गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी है। जी। सोमवार को तीजापुरा की छुट्टी है। हाँ सॉरी, सोमवार को तीजापुरा की है और मंगलवार को गणेश चतुर्थी के, मतलब हम लोग वकील अधिवक्ता लोग 4 दिन तक के जो है जी खाली हो गए, अपने पेंडिंग काम निपटा रहे हैं। जी, हम ऑफिस वर्क करते हैं और ऑफिस वर्क, केसेस की तैयारी और हाँ। चलिए, धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा तिवारी जी। हमारे और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिएगा। धन्यवाद।